बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आर डियर स्टूडेंट। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, कोर्स कोड MTH 507, लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक से हम आगाज़ करेंगे। न्यू चैप्टर होगा। न्यू चैप्टर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का इम्पोर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। और इसके जो ड्राइव्स रिजल्ट्स होते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है, वो हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इसके अलावा ग्रेडियंट्स के रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और डाइवर्जेंट के रिजल्ट हैं इन द सेंस ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसके अलावा कर्ल के रिजल्ट्स होते हैं इन द सेंस ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इनको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कर्वीलिनियर फॉर्म। तो कर्वीलिनियर फॉर्म आपके पास एक्चुअली एक कर्व का एक नेम है। कर्वीलिनियर जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व एंड सेकेंडली लीनियर। कर्व आपके पास कोई भी एक सर्कल का एक कट होता है, ठीक है। और लीनियर ऐसी फॉर्म होती है जिसकी वेरिएबल की डिग्री ऑलवेज रिमेंबर इन 1 डिग्री, ठीक है। यानी डिग्री आपके पास ओनली ऑन जो पावर में 1 कंसीडर की जाए, दिस इज नोन एज लीनियर फॉर्मेशन। तो कर्वीलिनियर फॉर्म आपके पास ओनली ऑन 1 वेरिएबल फॉर्म में डिपेंड कर रही होती है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आपके पास स्पेस भी हो सकते हैं और इसके अलावा 2D डायमेंशनल भी हो सकता है जिसमें कार्टेशियन स्पेस को आप डील कर रहे होते हैं। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली आपके पास कह लें कि 3 कंपोनेंट फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वे है। और इसमें हम एक्स वाई जी को एन अदर फॉर्मेशन U1 U2 U3 की फॉर्म में राइट करने का एक अंदाज सीखेंगे। U1 U2 U3 एक्चुअली आपके पास एक्स वाई जी की फॉर्मेशन को होल्ड करने का एक प्रोसीजर है। तो चलते हैं आर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन को होल्ड करते हैं। लेट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई कोमा जी, ये हमारे पास इस वक्त 3 डायमेंशनल स्पेस में है। यानी कि एक्स हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट का पेयर होता है एक्स एक्सेस, और वाई हमारे पास सेकंड कंपोनेंट का पेयर है, मतलब वाई एक्सेस जो वर्टिकल फॉर्म में होता है, और जी एक्सेस जो टर्शरी फॉर्म में है, ये हमारे पास थर्ड इसका वे है। ऑफ अ पॉइंट पी, एनी पॉइंट पी पे ये हमारे पास पॉइंट कंसीडर्ड है। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पी इंटू एक्स कोमा वाई कोमा जी, ठीक है ना, वो पॉइंट हमारा कंसीडर्ड है स्पेस में। बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ U1 U2 U3, ये हमारे पास x की सेंस में U1 पेयर और y की सेंस में U2 है और z की सेंस में U3 है। तो इस अंदाज में हम ना कुछ ये कर सकते हैं, सो डैट वी कैन राइट एज कि जो हमारे पास कैपिटल X की इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है, कैपिटल X इक्वल होगा स्मॉल x इंटू ये जो आपके पास पेयर है U1 U2 U3। यानी कि ये हमारे पास जो रिजल्ट है ना x y z, इसको आपने सेपरेटली 1 बाई 1 इनकी फंक्शन की फॉर्म में राइट करना है। यानी हमने ये कहना है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई कैपिटल जी की फॉर्म में हमारे पास ये फंक्शन क्रिएट करेगा अगर हमारे पास उस पर एक्स डिपेंडेंट हो। एक्स यानी कैपिटल एक्स इक्वल होगा एक्स इंटू U1 U2 U3। कैपिटल वाई भी ऐसे होगा स्मॉल वाई इंटू U1 U2 U3। सिमिलरली कैपिटल जी इक्वल होगा स्मॉल जी इंटू U1 U2 U3। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस ड्राइव्ड हो जाती हैं। अब इनको हम कंबाइंड फॉर्म में एक सेट का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जी, ये जो 3 आपके पास इक्वेशन सोल्व आपने इंड्यूस्ड करवाई हैं, दीज आर नोन एज सेट नंबर 1। ये मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कि ये हमारे पास सेट 1 को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो कैपिटल एक्स की फॉर्म है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स पे डिपेंड कर रहा है और स्मॉल एक्स जो है ये इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है कि एक्सप्रेस एज अ फंक्शन दिस। तो ऐसे ही कैपिटल वाई जो स्मॉल वाई पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास वाई इस पे डिपेंड कर रहा है। कैपिटल जी इस स्मॉल जी पे डिपेंड कर रहा है और ये स्मॉल जी हमारे पास इस फॉर्म में डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। अब इसको हम ना ग्राफिकली भी देख लेते हैं। ये हमने इसको इंड्यूस किया है। ये हमारे पास प्लेन फॉर्म है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये हमारे पास जी एक्सेस है, ठीक है ना। अब इनको राइट भी कर सकते हैं एक्स वाई एंड जी, ठीक है ना। तो कुछ इसमें ऐसा भी हमने करना है कि अगर हम ये एक्स कहेंगे तो ये हमारे पास वाई होगा, तो ये फिर जी होगा। इसको आपस में शफल कर सकते हैं, इनकी रेसिप्रोकल मैपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो हमने ये कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट को यहाँ पर हमने मैपिंग पे शो करवाया है। ये ग्राफिकली हमने फर्ज करें कि अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास ये x है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास x होगा तो आपके पास ये y होगा और ये हमारे पास z होगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो अगर ये हमारे पास x है तो ये हमारे पास y होगा, ये हमारे पास z होगा, ऐसे भी कह सकते हो, ये कोई इशू नहीं होता। वो फिर कंडीशंस के पे डिपेंड करता है। तो हमने फर्ज करेंगे हमने एक y एक्सिस और ये हमने z एक्सिस कंसीडर करवा लिया। तो यहाँ आप इसको x भी कह सकते हो, y भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हमने अभी सपोज किया है। तो हमने इसको एक कंसीडर करवाने लगे हैं। मैं इसको एक x की फॉर्म कहने लगा हूँ, इसको मैं y की फॉर्म कहने लगा हूँ। एक्स वाई एक्सिस में हमने एक कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट कर्व बना लिया। ये हमारे पास जो कर्व्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल u1 कर्व ये है, ठीक है, ये u1 कर्व। उसके बाद हमने एक u2 कर्व ली, ये u2 कर्व होगी, ठीक है। u2 कर्व के बाद हमने एक u3 कर्व लेनी है, वो ये कर्व हो जाएगी, ठीक है, जो मैं ये आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। u3 कर्व यानी कि u1 कर्व, u1 कर्व के बाद u2 कर्व, u2 कर्व के बाद u3 कर्व। इनको इंड्यूस करने के बाद ऑनवर्ड क्या होगा, ये तीनों कर्व्स आपके पास एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, ठीक है। ये फ्लावर्स की फॉर्म में, मतलब एक फ्लावर्स की फॉर्म में ये कर्व्स आपस में मीट कर रही हैं, बट किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, दिस इज नोन एज कैपिटल P। ये P पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें ये पॉइंट u1 कर्व कॉमा u2 कर्व कॉमा u3 कर्व पर अटेंड है, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो u1 कर्व और u3 कर्व होगा, इनके बिटवीन हमारे पास एन अदर कर्व होगी। मतलब u1 और u3 के बिटवीन u2 कर्व मिस है तो वो u2 इक्वल होगा c2 के। सिमिलरली u3 कर्व और u2 कर्व के बिटवीन आपके पास u1 मिस है तो u1 इक्वल होगा c1 कर्व के। सिमिलरली u2 और u1 के बिटवीन u3 मिस है तो u3 इक्वल होगा c3 कर्व के, ठीक है ना। ये आपने इस अंदाज में कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फिगर ड्रॉ कर दी x और y एक्सिस के अंदर, जो कि मैं सुपोजिशन में आपको बताया। अब हम इसको फिर अगेन अपनी सुपोजिशन में कन्वर्ट करने लगे। अगेन सपोज दैट द सेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व फॉर u1, u2, u3 इन टर्म्स ऑफ x, y, z। प्रीवियस केस में हमने एक्स वाई जी को इन पे फंक्शंस को डिनोट करवाया था। अब हम इसको रेसिप्रोकल लेने लगे हैं कि u1 इस पेयर्स पे फंक्शन होल्ड करेगा, यानी कि u1 पे फंक्शन ये हम राइट करेंगे, u2 पे फंक्शन हम ये राइट करेंगे, u3 पे फंक्शन हम ये राइट करेंगे। तो फिर u1 को हम कैपिटल u1 में लेके जाएंगे, u2 को हम कैपिटल u में लेके जाएंगे u2, और कैपिटल u3 को कैपिटल u फॉर्म में राइट करवाएंगे, यानी कि कैपिटल u1 ये बनाएगा, ये कैपिटल u2 बनाएगा, ये कैपिटल u3 बनाएगा। तो उसको हम इस तरह लिखेंगे सो डैट कैपिटल u1 इक्वल होगा स्मॉल u1 इंटू, इस पे डिपेंड करेगा यानी x, y, z, और कैपिटल u2 इक्वल होगा स्मॉल u2 इंटू x, y, z, ठीक है। और कैपिटल u3 ऑलवेज इक्वल टू u3 इंटू x, y, z, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो u1 कैपिटल है, u2 कैपिटल है, u3 कैपिटल है, दीज आर नोन एज सेट नंबर 2। ये मैंने यहाँ पे साइड पे राइट किया होगा। तो ये हमारे पास जो 3 इक्वेशंस ड्राइव्ड हुई हैं, इनको हमने सेट का एक नेम देना था, यानी कि प्रीवियस हमारे पास जो रिजल्ट है कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स पे डिपेंड था, वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे इसके अकॉर्डिंग डिपेंडेंट हो गया, और कैपिटल जी स्मॉल जी के अकॉर्डिंग है तो ये डिपेंडेंट हो गया। इट्स मीन हमारे पास सेट 1 आ गया। इन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने अगेन सुपोजिशन को होल्ड करवाया कि कैपिटल u1 स्मॉल u1 पे डिपेंड है तो ये u1 इस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी x, y, z पे, यानी सेम वही प्रोसीजर है जो आपने x, y, z के लिए किया है। तो कैपिटल u2 इक्वल हो गया स्मॉल u2 इंटू x, y, z पे, ठीक है ना। तो कैपिटल u3 आपके पास स्मॉल u3 इंटू x, y, z हो जाएगा, यानी इस फॉर्म पे डिपेंडेंट फॉर्म में आ गया। तो ये सेट का नाम हमने डिनोट करवा दिया, रिप्रेजेंट करवा दिया। तो अब जो हमारे पास 2 सेट बन गए हैं, इनको हम अब डिफाइन करने लगे हैं कि कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट इन दोनों फॉर्म में, ये दोनों सेटों के अंदर असल में गुफ्तगू क्या करना चाहता है, अपनी क्या लॉजिक्स एक्सप्लेन करना चाह रहा है, वो लॉजिक्स हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि इसका बिहेवियर असल में क्या है। दीज टू सेट 1, यानी 2 सेट हमने देखे ना, दीज टू सेट्स 1 एंड सेट 2 सपोज टू सिंगल वैल्यूड एंड हैविंग अ कंटिन्यूड डेरिवेटिव। सेट 1 और सेट 2 जो है ये हमने सपोज कंसिडर किए हैं,
और इसमें ये सिंगल वैल्यूड ही आ रही है, देख लें ये सिंगल वैल्यूड है, इनकी वेरिएबल की पावर भी 1 नहीं है, ठीक है ना, यानी u1 u2 ये सिंगल है, ये u3 ठीक है ना, ये सिंगल फॉर्म में है, और ये डिपेंडेंट फॉर्म में जो वेरिएबल्स हैं वो भी लीनियर है, ठीक है ना, और इनके जो डेरिवेटिव वो कंटिन्यूड है, यानी कि वो डिफाइंड है, उन पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डिफाइंड होता है, और एग्जिस्टेबल डिफाइंड आंसर क्रिएट करता है, तो इनके कंटिन्यूड डेरिवेटिव होल्ड है, सो डैट क्रॉसपॉन्डिंग एक्स कोमा वाई कोमा जी का जो पेयर है फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से, और u1 u2 u3 के फंक्शनल वैल्यू के लिहाज से हमारे पास जो रिजल्ट है दोनों जो सेट हैं वो यूनिक है, यूनिकली आपस में कंटिन्यूअस डेरिवेटिव है, तो यही मैंने लिखा हुआ है आर यूनिक। अब डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या इसको कहते हैं, इसमें भी हमने यही बात एक्सप्लेन करनी है, इसको हम ना अब कंप्लीट एक डेफिनेशन फॉर्म में राइट करने लगे हैं, जो ये दो सेट में हमने देखा सीन किया। गिवन अ पॉइंट कैपिटल P इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है वो क्या था x, y, z पे, वी कैन फ्रॉम इक्वेशन टू एसोसिएट अ यूनिक सेट, हमें यूनिक सेट मिलता था ऑफ कोऑर्डिनेट, किसके लिहाज से, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स जनरेट होते थे u1 u2 u3 के लिहाज से, दिस इज नोन एज या इज गार्ड द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट के गार्डिंग वो कर्विलिनियर हो जाएगा, जो कि यूनिकली आपके पास कोऑर्डिनेट्स जनरेट करता है, ठीक है ना, तो ये आपने डेफिनेशन माइंड में रखनी है सभी स्टूडेंट्स ने। तो नेक्स्ट हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, तो द सेट ऑफ इक्वेशन 1 and to define our transformation of a coordinates are called curvilinear coordinate system। कहता है कि जो सेट 1 है सेट 2 है, फिगर्स में आपने इनको एक्सप्रेस भी करवाया, कर्व्स बनाए थे, कर्व u1 था, कर्व u2 था, कर्व u3 था, उसको आपने ट्रांसफॉर्म करवाया, उनकी रिप्रेजेंटेशन शो अप करवाई, वो कोऑर्डिनेट्स बनाए, किसी एक्सिस में मैंने एक्स और वाई सपोज किया, उस कोऑर्डिनेट के अंदर उनको बिहेवियर को अंदाज में आपको एक्सप्रेस करके दिखाया, तो कोऑर्डिनेट्स जो बने थे सेट 1 सेट 2 के लिहाज से वो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करते हैं, वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्म में आपको राइट कर दी। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली आपके पास सेट 1 सेट 2 को डिफाइन करके ट्रांसफॉर्म एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करते हैं, वो हमारे पास कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करवा देता है, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सरफेस होता है वो क्या है, जो आपको मैंने u1 कर्व के इक्वल c1 डिनोट करके दिखाया था, वो आपके पास कोऑर्डिनेट सरफेसेस थे, यानी कि मैंने आपको फिगर्स में कहा था, ये आपको अगेन बता देता हूँ, ये जो हमारे पास फिगर है, यानी कि ये देखें u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2, u3 इज इक्वल टू c3, दीज आर नोन एज कर्विलिनियर सरफेसेस, ठीक है, यही मैंने यहाँ पर डेफिनेशन फॉर्म में राइट किया होगा। कोऑर्डिनेट सरफेस, द सरफेस u1 इज इक्वल टू c1, comma u2 is equal to c2, comma u3 equal to c3, these are surfaces, ठीक है, where c1 c2 and c3 are constant and are known as coordinate surfaces, ठीक हो गया। ये हमारे पास जो इस तरह का ये रिजल्ट बनता है, दिस इज नोन एज surfaces form in the sense of curvilinear coordinate system। आगे आता है कोऑर्डिनेट कर्व्स क्या होती हैं। द कोऑर्डिनेट सर्फेसेज आर जनरली कर्व्ड एंड ईच पेयर ऑफ दीज सर्फेसेज इंटरसेक्ट इन कर्व आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट कर्व्स, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट सर्फेसेज थे, यानी कि u1 इज इक्वल टू c1 एंड u2 इज इक्वल टू c2 एंड आल्सो u3 इज इक्वल टू c3, वो हमारे पास कर्व्ड सर्फेसेज बना रहे थे। कर्व्ड सर्फेस जो थे उनके पेयर्स भी होते हैं, इट्स मीन u1, u2, u3 का पेयर ऑलवेज इक्वल टू c1, c2, c3 का पेयर, यानी कि ये जो फॉर्म है u1, u2, u3, इनका एक पेयर होगा, इक्वल होगा c1, c2, c3 का पेयर, ठीक है, ये इक्वल होंगे, तो वो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कर्व्स जनरेट कर देते हैं, वही मैंने यहाँ पे राइट किया होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस वक्त और कब डेवलप होते हैं, उनकी हम फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्थोगोनैलिटी भी इसे कह सकते हो आप। और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑर्थोगोनल का ये रिजल्ट होता है कि आपके पास 90 डिग्री के लिहाज से कोई भी प्रॉपर्टी को अजम्पशनली हम देखेंगे, सीन अप करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली मैं आपको ना एक्सेस फॉर्म में ड्राइव करवा देता हूँ। ये हमारे पास एक्सेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सेस है, और उसके बाद ये हमारे पास स्पेस वाला ये एक्सेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस ये राइट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर u1 की बात कर रहे हैं, और E1 के लिहाज से हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ये किस अंदाज में लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है,
और ये हमारे पास जो राइट किया हुआ है ये है z एक्सेस। उसके बाद ऑनवर्ड ये करना है कि हमने कर्विलीनियर शो करने हैं कर्व्स। ये हमारे पास जो पाइवोट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे x y z मीट कर रहे हैं वो हमारा ओरिजिन होगा, वहां से हमने कर्व्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ से हमारे पास एक्स एक्सेस में ये कर्व्स ड्रॉ आउट हो गई है, ये u1 कर्व है, ठीक है। u1 कर्व आपके पास एक्स एक्सेस की तरफ मूव कर रही है और u2 कर्व आपके पास y एक्सेस की तरफ मूव कर रही है, ये वाला। और जो z क्लास है u3 कर्व वो z की फॉर्म में ये मूव कर रही है, ठीक है। ये हमने राइट किया हुआ है, साथ साथ मेंशन किया हुआ है। अब देखें u2 और u3 कर्व के बिटवीन कौन सा पॉइंट स्किप है, u1, ठीक है। तो u1 इक्वल टू होगा c1 कर्व के जो कि सरफेस को शो करेगा। इसी तरीके से u2 कर्व और u1 कर्व के बिटवीन कौन सा पॉइंट स्किप है, u3 कर्व, यानी यहाँ पे u2 कर्व और u1 कर्व है, इनके बिटवीन कौन सा पॉइंट स्किप है, वो है u3। तो u3 इक्वल होगा c3 के। सिमिलरली u3 कर्व और u1 कर्व के बिटवीन कौन सा पॉइंट मिस है, u2। तो u2 इक्वल होगा c2 कर्व के। यही हमारे पास u1 इज इक्वल टू c1, u2 इज इक्वल टू c2, u3 इज इक्वल टू c3। दिस इज नोन एज कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सरफेसेस, ठीक है। अब जो हमारे पास x एक्सेस है उस पर यूनिट वेक्टर एक लाई कर रहा है, वो यूनिट वेक्टर होगा स्मॉल e1 हैट, या इसको आप कैपिटल e1 हैट भी कह सकते हो, ठीक है। आप इसे ये राइट कर लें e1 हैट स्मॉल फॉर्म में कैपिटल फॉर्म में, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो y एक्सेस पे यूनिट वेक्टर लाई कर रहा है, दिस इज नोन एज e2 हैट कॉमा, यानी स्मॉल e एक्सपेंशन फॉर्म में या फिर कैपिटल ई फॉर्म में एक्सपेंशन फॉर्म में, यानी कि हमारे पास स्मॉल लिख लें राइट या कैपिटल लिखते हैं, एक बात होगी कैपिटल e2 हैट। ये यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर कर रहा है y एक्सेस के लिए। इसी तरीके से z एक्सेस पे हमने यूनिट वेक्टर को राइट करना है, वो हमारे पास e3 हैट है स्मॉल फॉर्म में या कैपिटल फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह राइट कर दिया। x एक्सेस का यूनिट वेक्टर भी ये राइट करवा दिया है, और ये हमने y एक्सेस पे भी यूनिट वेक्टर को लाई करवा दिया है, मतलब राइट करवा देंगे, और z एक्सेस पे भी हमने इसको राइट करवा दिया, और इनके assumptions को हमने यहाँ पर होल्ड अप कर दिया है। ऑनवर्ड हमने इसकी डिस्कशन की तरफ मूव करना है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को होल्ड अप करवाते हैं। देखें दोनों एक्सेस ये जो है y और z, इनके बिटवीन 90 डिग्री का एंगल लाई कर रहा है। इसी तरीके से जो हमारे पास z और x है इनके बिटवीन भी 90 डिग्री होल्ड अप होगा, और जो है ना y और x इनके बिटवीन भी 90 डिग्री का एंगल होल्ड अप होगा, ठीक है ना। तो इफ द coordinate curves intersect at right angle, it's mean 90 degree angle. The curvilinear coordinate system is called orthogonal curvilinear coordinate system. कहते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री के लिहाज से, और हमेशा कोऑर्डिनेट कर्व्स जो हैं वो आपके पास इंटरसेक्ट 90 डिग्री पे ही होनी चाहिए, क्योंकि वो राइट एंगल तब भी होंगी जब वो 90 डिग्री को कंटेन्ड कर देंगे। और वो जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि ये कर्व्स, ये कर्विलीनियर है, तो ये हमारे पास u2 क्लास ये भी कर्विलीनियर है, और ये हमारे पास u3 क्लास ये भी कर्विलीनियर है। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल तब होगा जब ये क्या बना देगा 90 डिग्री, या फिर इसे आप उसके अलावा राइट एंगल, या इसकी फॉर्म को आप एल्टीट्यूड फॉर्मेशन में भी कह सकते हो, ठीक है। ये इसकी कंटेंट अजम्पशंस ओरिएंटेशन होती है। तो इस कार्ड ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं यूनिट वेक्टर्स इन कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर में लेके जाएंगे अब। तो लेट आर वेक्टर, जो स्मॉल आर वेक्टर है, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी पॉइंट है जिसमें x, y, z होंगे। उनके अगर पॉइंट्स की बात की जाए वो u1, u2, u3 में होंगे। वी कैन राइट एज स्मॉल आर वेक्टर इक्वल होगा स्मॉल आर इंटू u1, u2, u3, यानी स्मॉल आर इस पे डिपेंड करेगा u1 पे, u2 पे और u3 पे, ठीक है। इन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, 90 डिग्री ड्रॉ करें, तो वो हमारे पास इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास टेंजेंटली मूव करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा पार्शियल r1 पार्शियल u1, ठीक है ना, इस अंदाज में। तो आर टेंजेंट वो हम u2 के लिहाज से बना सकते हैं, u3 के लिहाज से बना सकते हैं, वो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं जब टेंजेंटली इनके ऊपर मूव कर रहा होता है। और टेंजेंट टू u कर्व एट पॉइंट p इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, जो कि u में कंटेन करेगा। और टेंजेंट टू u कर्व एट पॉइंट p इज नोन एज दिस, यानी पार्शियल r1 पार्शियल u। इनको हम देखते हैं। द
देन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ u1 इज, u1 का जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ये बनेगा पार्शियल r ओवर पार्शियल u1, वो मैंने ये देखा राइट किया होगा, पार्शियल r ओवर पार्शियल u1। और इनके अगर मॉडुलस की बात की जाए तो हमारा अगर डिनोमिनेटर में राइट हो, यानी इसी का मॉडुलस हमारे पास डिनोमिनेटर में भी हो, तो वो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बन जाती है। वही हमने यहाँ पे राइट किया कि यूनिट वेक्टर होगा e1 हैट इक्वल होगा पार्शियल r और पार्शियल u1 ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 की मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस टर्म, यही मैंने राइट की हुई पार्शियल r ओवर पार्शियल u1 इट्स मॉडुलस टर्म। सिमिलरली जैसे आपने यूनिट वेक्टर e1 हैट के लिए बात की है, आपने u2 और u3 के यूनिट वेक्टर्स को भी इंड्यूस करना है जैसे आपने e1 हैट को राइट किया है। तो क्या होगा कि जहां आपने ये 1 लिखा है वहां पे 1 की जगह 2 आ जाएगा फॉर u2 कर्व के लिए, जहां पर आपने ये 1 लिखा वहां पे आप 3 राइट कर देंगे तो आपके पास वो u3 कर्व के लिए यूनिट वेक्टर ड्राइव हो जाएगा। तो देख लेते हैं, e2 हैट इक्वल है पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 ओवर इट्स मॉडुलस टर्म डिनोमिनेटर में, यानी पार्शियल r ओवर पार्शियल u2 होल मॉडुलस, एंड आल्सो नोन एज के e3 हैट जो हमारे पास यूनिट वेक्टर थर्ड डायमेंशन के लिए होगा, तो पार्शियल r ओवर पार्शियल u3 इसका जो मॉडुलस टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में हमने राइट कर दिया, ठीक है ना, ये मॉडुलस टर्म। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होगी। ये हमारे पास e1 हैट यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के लिए, e2 हैट हमारे पास y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर है, और e3 हैट यूनिट वेक्टर है z एक्सिस के लिए। तो ये हमने 3 यूनिट वेक्टर्स राइट कर दिए। इनको आप कैपिटल e1, कैपिटल e2, कैपिटल e3 ये भी राइट कर सकते हो। अब मजीद मैंने ये करना है कि जो इनके डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ना, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 का मॉडुलस है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 का मॉडुलस है, और पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 का जो मॉडुलस है, जो मॉडुलस टर्म्स आ रही है ना, इनको मैंने h1 का नेम क्रिएट कर देना है, ठीक है, मजीद इसको इम्प्यूरिफाइड करने के लिए। तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 का जो मॉडुलस है इक्वल है h1, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 का मॉडुलस h2 के इक्वल, और पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 का जो मॉडुलस है वो h3 के इक्वल, ठीक है। और इनको हमने अब राइट कर देना है। सो e1 हैट पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 जो डिनोमिनेटर में टर्म वो h1 की इक्वल होगी, e2 हैट पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 डिनोमिनेटर में h2 टर्म राइट होगी, e3 हैट इक्वल होगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 और डिनोमिनेटर में आपके पास है h3। फिर आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाइड करवा देना है, तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास रिजल्ट बन जाएगा जो यूनिट वेक्टर के साथ h1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इट्स मीन e1 हैट h1 इक्वल होगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1, और h2 को भी ऐसे ही आपने दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, मल्टीप्लाइड करवा देंगे यूनिट वेक्टर के साथ। तो e2 हैट h2 इक्वल होगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2, एंड आल्सो वी हैव टू मूव जो ये h3 है इसको भी आपने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाइड करवा दिया, तो यूनिट वेक्टर के साथ ये मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये रिजल्ट बना देगा e3 हैट h3 इक्वल होगा पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3। यहाँ पर h1 h2 हमारे पास कुछ टर्म्स के एक फैक्टर्स होते हैं, उनको हम राइट करेंगे, कुछ एक नाम दिया जाता है। द क्वांटिटीज h1 h2 एंड h3 आर कॉल्ड स्केल फैक्टर्स। ये जो हमने मॉडुलस टर्म को कोई एक नेम असाइन किया, नेम असाइन करने के बाद यूनिट वेक्टर के साथ उसको प्रोडक्ट में ज्वाइन करवा दिया, तो वो जो h1 h2 h3 है वो एक फैक्टर्स की क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, उनको हमने स्केल फैक्टर्स का नेम कह दिया, क्योंकि ये इनकी अजम्पशंस को जनरलाइजेशन में स्केल फैक्टर्स कहते हैं। ये एक छोटा सा रिमार्क है, नोट में लिखा हुआ है, द यूनिट वेक्टर्स e1 हैट e2 हैट एंड e3 हैट जो यूनिट वेक्टर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3 रिस्पेक्टिवली वी कैन राइट एज, तो r वेक्टर इक्वल होगा e1 हैट h1 प्लस e2 हैट h2 प्लस e3 हैट h3, यानी ये हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास जो e1 हैट h1 जो ये राइट किया हुआ है ना, ये वाला ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u1, e2 हैट h2 हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u2, और e3 हैट h3 हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू u3 के लिहाज से। तो r वेक्टर जो होगा ये हमारे पास रिजल्ट बना देगा, यानी कि जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है ना ये वाली, इनको आपने एडेड कर देना है और ये इक्वल हो जाएगा r वेक्टर के इक्वलेंट, ठीक हो गया। ये हमने रिजल्ट एक ड्राइव कर दिया है जो कि r पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये यूनिट वेक्टर को डिनोट करेगा जो स्केल फैक्टर्स इनके साथ कंटेन्ड है। नेक्स्ट आता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। सिंस del u1 is a vector at point p normal to the surface, जो surface है u1 is equal to c1,
ऐसे ही U2 इजिकल टू C2 भी था और U3 इजिकल टू C3। ठीक है, यहाँ पर ओनली ऑन मैंने वन डिस्कस किया हुआ है। ऑनवर्ड जो है वो भी बनाए जा सकते हैं, वो मैंने डायरेक्टली राइट किए हुए हैं, इसलिए मैंने नहीं राइट किया। आप यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स कि U2 इजिकल टू C2 एंड U3 इजिकल टू C3। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इज गिवन बाय। तो मैं ओनली ऑन अभी इसके लिए बात करने लगा हूँ। तो इसके लिए हमारे पास E1 हैट क्या बनेगा, डेल U1 ओवर डेल U1 होल मॉडुलस। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस डाटा आपको पढ़ाया है स्मॉल E1 के लिए, उसमें स्मॉल पार्शियल डेरिवेटिव था। यहाँ पर हमारे पास है कैपिटल डेल्टा। ठीक है, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स ही होते हैं, बट वो स्मॉल डेल्टा की फॉर्म है, ये कैपिटल डेल्टा की फॉर्म है। बट जनरलाइजेशन में आप इनको दोनों इक्विवेलेंट कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों के रिजल्ट एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, सिमिलरली E2 कैपिटल हैट इक्वल होगा डेल U2 ओवर डेल U2 होल मॉडुलस, और E3 हैट जो होगा डेल U3 ओवर डेल U3 का होल मॉडुलस होगा। ठीक है, ये इस अंदाज में है। बस जो प्रीवियस जो आपने रिजल्ट पढ़ा उसमें स्मॉल यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा था और इसमें कैपिटल डेल्टा आ रहा है, बस ये इनका फर्क है। तो स्मॉल E1 जो है वो भी यही लॉजिक से बताता है, उसके यानी कि ऊपर वेक्टर होता है और डिनोमिनेटर में उसका मॉडुलस टर्म यानी कि मैग्नीट्यूड होता है। तो ये कोई इशू नहीं होता। आप इसको इस अंदाज में, कोई स्टूडेंट अगर स्मॉल डेल्टा की बजाय कैपिटल डेल्टा राइट कर दे कोई इशू नहीं होता। आप पार्शियल डेरिवेटिव्स राइट कर दें कैपिटल फॉर्म या स्मॉल फॉर्म में, वो एक्सेप्टेबल होते हैं। तो नोट नेक्स्ट है, थस एट ईच पॉइंट P ऑफ अ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर एग्जिस्ट का एक साइन होता है उल्टा E, रेसिप्रोकल E। जो आप कैपिटल E डालते हो ना उसी को रेसिप्रोकल राइट करो ना, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो वो देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। इन जनरल टू सेट्स ऑफ यूनिट वेक्टर E1 हैट E2 हैट and E3 had tangent to the coordinate curves and E1 had E2 had E3 had normal to the coordinate surface। ठीक है, यानी कि जो यूनिट वेक्टर ये हैं स्मॉल एक्सपेंशन फॉर्म में जो यूनिट वेक्टर्स हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंशन फॉर्म में जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि ये हमारे पास स्केल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर्स थे और ये हमारे पास स्केल फैक्टर्स के हैं नॉर्मल वेक्टर्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये आपस में कुछ रिजल्ट का एक बिहेवियर बना सकते हैं कि जब वो डिफरेंट्स होंगे डॉट प्रोडक्ट में तो आपके पास ऑलवेज जीरो होंगे। ठीक है, यानी E1 डॉट E2 इनके जो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, यानी कि अगर डिफरेंट है। ठीक है, यानी E1 डॉट E2 इक्वल टू जीरो एंड E2 डॉट E3 इक्वल टू जीरो एंड E3 डॉट E1 इक्वल टू जीरो। जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं डिफरेंट पोर्शंस में इक्वल टू जीरो होंगे। अगर वो सेम है यानी सेम यूनिट वेक्टर्स को कंटेन कर रहे हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, वो इक्वल टू वन होगा। ठीक है, यानी E1 डॉट E1 जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं और E2 डॉट E2 जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं और E3 डॉट E3 यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ऑलवेज इक्वल टू वन होगा। ठीक है ना, जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर सेम यानी कि अगर I डॉट I है, J डॉट J है, K डॉट K है, वो ऑलवेज इक्वल टू वन होते हैं। अदर देन जो होते हैं I डॉट J, K डॉट J डॉट K और K डॉट I वो इक्वल टू जीरो होते हैं। ये वही केस है, ये हमने कर्वीलिनियर फॉर्म में भी ये अजम्पशंस देख लिए। ठीक है ना, तो कर्वीलिनियर फॉर्म में ये हमने बात MCQs के लिहाज से याद रखनी होगी। फर्दर मोर इफ दिस सिस्टम इज राइट हैंडेड, मतलब अगर आपके पास ये क्रॉस फॉर्म में चला जाए तो राइट हैंडेड फॉर्म में ये हम फिर क्रॉस फॉर्म में देखेंगे, उसमें कॉम्पिटिटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, उसमें नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। तो नॉन कॉम्पिटिटिव लिहाज से हम ये भी पढ़ा हुआ है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस है। तो आप इसको फॉलो करते हुए नॉन कॉम्पिटिटिव को हम कह सकते हैं कि E1 हैट क्रॉस E2 हैट इक्वल होगा माइनस इंटू E2 हैट क्रॉस E1 हैट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास E2 क्रॉस E1 है ये इक्वल होगा, ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में E3 हैट के। ये आपने माइंड में रखना है कि E1 हैट क्रॉस E2 हैट जो होगा ये आपके पास इक्वल होगा थर्ड यूनिट वेक्टर के, यानी कि E1 E2 के अदर देन, तो वो E3 हैट होगा। और अगर आपने इसको क्रॉस फॉर्म में राइट करना है तो इनकी जो रिप्लेसमेंट है उनको शफल करवा दें और नेगेटिव साइन को आउटसाइड ले आए यानी कि बाहर। उसके बाद E2 क्रॉस E3 हैट जो फॉर्म में है ये आपके पास इक्वल होगा E1 हैट के। अगर क्रॉस फॉर्म में राइट करना है इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट है उनको शफल करवा दें और नेगेटिव साइन आउटसाइड आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप E3 हैट क्रॉस E1 हैट को अगर आप राइट करना चाहें तो ये इक्वल होगा E2 हैट के, और अगर क्रॉस फॉर्म में राइट करना होगा तो माइनस इनकी जगह रिप्लेस करवा देंगे माइनस E1 हैट क्रॉस E3 हैट, यहाँ इस अंदाज में आ जाएगा, यानी जगह हमने रिप्लेस करवा दी। ठीक है ना,
फिर फर्दर क्या करवाना है, सो इवन हेड क्रॉस ई टू हेड, ये हमने बस राइट करवा दिया हुआ है जनरलाइजेशन में कि ये बात है इसके इक्वल है और ये बात इसके इक्वल है और ये बात इसके इक्वल है, ठीक है ना। यानी ई वन क्रॉस ई टू इक्वल है ई थ्री, ये एम सी क्यूज भी इस तरह बन सकता है, ई टू क्रॉस ई थ्री इज इक्वल टू ई वन और ई थ्री क्रॉस ई वन इज इक्वल टू ई टू, ठीक है ना। तो ये हमने इस अंदाज में माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड क्या है, द वेक्टर ए वेक्टर इन द ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट्स मीन जो हमारे पास 90 डिग्री के लिहाज से राइट एंगल्ड होते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उनको ए वेक्टर्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर ई वन हैड कॉमा ई टू हैड कॉमा ई थ्री हैड, वो हम इस अंदाज में भी राइट कर सकते हैं। तो कैपिटल ए वेक्टर होगा ए वन ई वन हैड प्लस ए टू ई टू हैड प्लस ए थ्री ई थ्री हैड, ये हमने इसका रिजल्ट आगे यूज़ भी करना होता है कि ए वेक्टर को आप कह लें कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह अंदाज में एक्सप्रेस करना है। तो ये बात आपको माइंड में रहनी चाहिए कि ए वेक्टर का लिखने का एक अंदाज होता है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसको हमने ऐसे लिखा करना है जिसमें आपके पास यूनिट वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड होते हैं। जैसे आपने स्केल फैक्टर को राइट किया था वैसे ही आपने इसको भी राइट करना होगा। तो ए वेक्टर जो होगा इक्वल है दिस, ए वन हैड प्लस ए टू ई टू हैड प्लस ए थ्री ई थ्री हैड, वेयर ए वन वेक्टर जो हमारे पास यहाँ पर ए वन है ए टू है ए थ्री है, ये हमारे पास क्या है कंपोनेंट्स हैं किनके, कैपिटल ए वेक्टर के, वेयर ए वन ए टू एंड ए थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, यानी कि ए वेक्टर के, ठीक है ना। होपफुली आल डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो थ्योरी के लिहाज से तो अपने स्टेप्स क्लियर कर सकते हैं, और जहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग अपना आइडिया क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली आइडिया स्टूडेंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड होने के बाद आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है। फिर भी किसी स्टूडेंट को जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा आइडिया स्टूडेंट, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।